हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। इसकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हमने अपलोड कर दी, जिन्हें नहीं देखी जा करके देख ले। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। तो ये निकालेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है तो बताएंगे धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, R बराबर होता है V/I। R बराबर V/I ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर आएगा V/I। बताएंगे चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख लेंगे, चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर, लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली, उसमें बहने वाली, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध कहते हैं। फार्मूला लिखेंगे, माना चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर, विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, उसमें प्रवाहित धारा I है, प्रवाहित धारा I है। देन रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध, देन प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर अपान धारा, विभवांतर अपान धारा V/I। और प्रतिरोध को R से लिखते हैं, प्रतिरोध को
आर से लिखते हैं। अब लिखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे यूनिट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, एक तो इसका मात्रक होता है ओम का सिंबल ए है, और एक होता है विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पेयर, और बीच में लगा है बटे का चिन्ह, तो इसे कहेंगे वोल्ट प्रति एम्पेयर या वोल्ट प्रति एम्पियर। इसके बाद देखेंगे कि एक माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है और एक पिकोकूलम बराबर कितना होता है। तो एक माइक्रोकूलम बराबर 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलम के, और एक पिकोकूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम के। एक पिकोकूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम के। विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, तो बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, एक तो उसकी लंबाई पर और दूसरा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कारकों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। फिर सेकंड पॉइंट, चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध चालक तार के
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्स्ट तो क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, क्षेत्रफल ए के। समीकरण मान लेंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1/a के। समीकरण मान लेंगे सेकंड। अब दोनों की तुलना कर देंगे तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए होगा। आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए होगा। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट रो एल बाई ए होता है। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसका मान निकालना, इसको रोक लेंगे। रो ए को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आर ए, और एल बटे में जाएगा तो हो जाएगा एल। ये निकला रो बराबर आर ए बाई एल। रो बराबर आर ए बाई एल। तो क्या बताएंगे परिभाषा किसी, अब मान लेंगे कि इसमें जो लंबाई है वो 1 मीटर है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। क्या मान लेंगे, माना चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। देन अब लंबाई 1 मीटर रखो, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, रो बराबर आर ए की। रो बराबर आर के, रो बराबर आर के आएगा। तो बताएंगे किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के, क्या बताएंगे, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। फिर से देखेंगे, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसमें लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो परिभाषा लिख देंगे, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, उस प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होता है जिसमें चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर हो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसमें चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है।
विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो लिखेंगे यूनिट। मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यहाँ पर लिखा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। वो कौन से प्रकार है? एक तो श्रेणी क्रम, लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, प्रकार से होता है, होता है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। क्रम में, समांतर क्रम में। तो हेडिंग डाल लेते हैं श्रेणी क्रम में। क्या डाल लेंगे? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग डालिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। बैटरी, कुंजी, अमीटर तथा प्रतिरोधों को जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं तथा विभवांतर V1, V2, V3 हैं। और बताएंगे प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध। प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध बैटरी से होता है तथा दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से होता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए बैटरी कुंजी प्रतिरोधों तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। परिपथ तैयार कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए बैटरी कुंजी प्रतिरोधों तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध बैटरी से तथा प्रतिरोध R1 के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R1 के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का संबंध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से होता है। तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से होता है। माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 विभवांतर तथा V1, V2 और V3 चालक में परिपथ में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही। एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है।
चालक में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। जब पहले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आई R1 और यहाँ लिखेंगे V1, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसे V1 बराबर हो जाएगा आई R1 के, समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। V2 बराबर हो जाएगा आई R2 के, समीकरण मान लेंगे सेकंड। और V3 तथा V3 बराबर हो जाएगा आई R3 के, समीकरण मान लेंगे 3। इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 समीकरणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, इसमें देखो I कॉमन मिल रहा है तो I कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका परिणामी विभवांतर होगा V, और V बराबर होता है आई आर के, I, और यहाँ हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। V बराबर होता है आई आर के, V बराबर होता है आई आर के, तो लिख देंगे आई आर बराबर, यहाँ लिखा है I R1 R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा तो R बराबर क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जोड़ते जाएंगे। और प्रतिरोध तो क्या है? V1 बराबर आई R1 के, V2 बराबर आई R2 के, V3 बराबर आई R3। क्योंकि इसमें धारा बह रही I1, जो धारा बह रही वो एक समान बह रही, I बह रही श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में धाराएं बढ़ जाती I1 I2 I3 में। तो V1 और V2 V3 सबको जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ बन जाएगा, देखो I कॉमन दिख रहा है, एक जैसा है, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ इसका परिणामी विभवांतर जब निकालेंगे तो V आएगा, परिणामी विभवांतर V आएगा, और V बराबर होता है आई आर के, V बराबर होता है आई आर के। I से I कट जाएगा तो R बराबर क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे करके जितने प्रतिरोध होंगे उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो बना लेते हैं इसका फिगर। तो क्या हेडिंग डालें? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें क्या लिखेंगे? बैटरी कुंजी अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर लगा होता है जिसका संबंध बिंदु P और Q से होता है, इसमें देखो धारा तो एक समान बह रही, यहाँ से धारा एक समान बह रही, लेकिन यहाँ जब बिंदु P पर पहुँचती है तो वहाँ से बट जाती है। R1 में जा रही I1 धारा, R2 में जा रही I2 धारा, और R3 में जा रही I3 धारा। तो लिखेंगे समांतर क्रम में
प्रतिरोधों के संयोजन के लिए बैटरी कुंजी तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रम में तथा प्रतिरोधों के समांतर लगे वोल्टमीटर का संबंध ये वोल्टमीटर है। क्या है? वोल्टमीटर का संबंध बिंदु P व Q से होता है। बिंदु P व Q से है। परिपथ में धारा I1 I2 तथा I3 है और प्रतिरोध R1 R2 R3 व विभवांतर विभवांतर V है। तो लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से तो इसमें क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। अब इसमें विभवांतर समान है, धारा समान नहीं है ना, तो प्रतिरोध समान। यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। और जब पहले सिरे के लिए निकालेंगे जिसमें धारा I1 बह रही, तो V/R1 हो जाएगा। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। ऐसे जब दूसरे सिरे के लिए निकालेंगे जो जिसमें I2 धारा बह रही, तो लिखेंगे I2 बराबर V/R2। ऐसे जब तीसरे के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा I3 बराबर V/R3। समीकरण 2 इसको मान लेंगे और समीकरण 3 इसको मान लेंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। लिखेंगे
समीकरण 1 + 2 + 3 तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा I1 + I2 + I3 और इधर हो जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3 सबको जोड़ेंगे। ये परिणामी अगर धारा निकालें तो I आएगी और यहाँ V/R1 यहाँ से देखो V कॉमन मिल रहा है तो जब V कॉमन मिल रहा है तो V को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। I बराबर होता है V/R के तो क्या हो जाएगा V इंटू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कट जाएगा तो क्या बचा 1/R1 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे अगर और प्रतिरोध होंगे तो उनको हम जोड़ते जाएंगे। प्रूफ यह है समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अच्छा जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विद्युत इस्त्री है, हीटर है आदि उपकरण जो होते हैं ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा में बताएंगे धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की क्रिया को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो लिखेंगे विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। तापीय प्रभाव कहलाती है। एग्जाम्पल लिख देंगे, विद्युत इस्त्री है, हीटर है। एग्जाम्पल विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब आदि उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर
आधारित है, वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत शक्ति क्या होती है। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति क्या होती है। तो वैद्युत शक्ति में क्या बताएंगे, देखो P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W/T। तो बताएंगे एकांक समय में किसी चालक में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किसी चालक में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, एकांक समय में, एकांक समय में किसी चालक में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। परिभाषा लिख लिए, एकांक समय में किसी चालक में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। फार्मूला लिखेंगे, माना, लिख देंगे माना किसी चालक में किया गया कार्य W है तथा समय T है। क्या लिखेंगे, माना, या ऐसे लिख सकते हैं, माना किसी चालक में एकांक समय में किया गया कार्य W है। माना किसी चालक में एक सेकंड में किया गया कार्य W है, देन तब वैद्युत शक्ति कार्य बटे समय हो जाएगी, कार्य को W से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। कार्य को W से, समय को T से लिखते हैं, और वैद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। अब इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है, इसका मात्रक। तो लिख देंगे यूनिट, SI यूनिट। SI यूनिट इसकी क्या होती है, तो एक तो वाट होती है, एक क्या होती है, वाट होती है। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। या दूसरा लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा। एक वाट और दूसरा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर तुमसे पूछें एक आश्व शक्ति बराबर कितने वाट की होता है, एक आश्व शक्ति बराबर, तो लिख देंगे एक आश्व शक्ति बराबर, एक आश्व शक्ति बराबर कितने की होता है, तो बताएंगे 746 वाट की होता है, 746 वाट की होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट। हेडिंग डालेंगे विभवांतर तथा धारा के पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में। तथा धारा के पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में।
क्या होता है? तो विभवांतर तथा धारा के पदों में जो फार्मूला होगा वैद्युत शक्ति नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो थर्ड हेडिंग डालेंगे धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में जो वैद्युत सामर्थ्य शक्ति का फार्मूला होगा वो क्या होगा? वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में निकालना है तो लिखेंगे P बराबर V स्क्वायर बाई आर। P बराबर V स्क्वायर बाई आर और यहाँ है V बराबर होता आई आर के ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? P और V की जगह पर आई आर, V की जगह पर आई आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आर लिखा तो आर लिख देंगे। P बराबर V की जगह पर आई आर लिखें तो बनेगा आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और बटे में आर के स्क्वायर से आर कटा तो बना P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। अतः फार्मूला क्या निकले? एक निकला वी आई, एक निकला वी आई, एक निकला वी स्क्वायर बाई आर और एक निकला आई स्क्वायर इंटू आर। P बराबर वी आई वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा। एक वाट घंटा, 1 वाट घंटा क्या होता है तो बताएंगे वह ऊर्जा, क्या बताएंगे? वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य में 1 घंटे में व्यय होती है। वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य में, मान लो कोई उपकरण है जो 1 वाट का है और उसको हम लगातार 1 घंटे तक चलाते रहें, तब जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को कहेंगे 1 वाट घंटा। तो लिखेंगे वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले, वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य में 1 घंटे में व्यय होती। 1 घंटे, वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य में 1 घंटे में व्यय होती है 1 वाट घंटा कहलाती है। 1 वाट घंटा कहलाती है। कहलाती 1 वाट घंटा कहलाती है। अगर तुमसे पूछें 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल की होता है। कैसे? तो देखो 1 वाट घंटा में, अगर 1 वाट में पूछें, वाट पूछें तो 1 ही वाट होता है 1, और 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका गुणा करवा दो तो बनेगा 60, 60 का 60 से गुणा करोगे 3600 बनेगा, 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल होता है, 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, वाट घंटा, इसमें क्या बताएंगे, वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य में 1 घंटे में व्यय होती, जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य में 1 घंटे में व्यय होती, तो लिखेंगे वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, व्यय होती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, 1 किलोवाट कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। अब अगर तुमसे पूछे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलो में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इनका गुणा करवाएंगे तो बनेगा 36 6 छक 36, 36 और 3 2 5 0, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। अगर इसमें हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ 5 और इसकी पावर 1, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा जूल। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसे ए भी इंपॉर्टेंट है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे अगर तुमसे पूछें कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, और 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है। तो बताएंगे 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट के, 6 वाट के होता है। और 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 6 वाट घंटा के बराबर होता है, वाट घंटा के बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ऊष्मा की माप। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, इसमें निकालना तुमको कार्य। देखो विभवांतर में बताया था V बराबर W अपान क्यों होता है, V बराबर W अपान क्यों होता है। यहाँ से हम W का मान निकालेंगे। जब W का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, W बराबर V इंटू क्यू बनेगा, और Q बराबर होता है I टी के, Q बराबर होता है I इंटू टी के। तो यहाँ पर रख देंगे I इंटू टी, Q की जगह पर I इंटू टी, तो V और I इंटू टी रखोगे तो आई टी हो जाएगा, V आई टी हो जाएगा। पहला तो ये बना। और V स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे W बराबर V स्क्वायर बराबर होता
v बराबर होता है आई आर के, v बराबर आई आर के होता है। तो जहाँ पर v है वहाँ पर रख दो आई आर, आई यहाँ पर रखेंगे आई आर, आर और आई इंटू टी पहले से लिखा है, गुणा करोगे तो क्या बनेगा आई स्क्वायर आर इंटू टी बनेगा। तो W का मान a बन गया, एक a बन गया। और W बराबर और क्या बनेगा v बराबर आई आर रख दिए और I बराबर v अपान आर होता है, I बराबर v अपान आर होता है। तो लिखेंगे v बराबर, अब यहाँ रख दो I की जगह पर v अपान आर, तो रखेंगे तो बनेगा v अपान आर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I की जगह पर रखेंगे, यहीं से मान निकालेंगे I का, तो ये बटे में जाएगा v बाई आर बनेगा। तो यहाँ रख दो v बाई आर और इंटू में r लिखा इंटू t लिखा, t लिख दो। आगे हल करो तो बनेगा v स्क्वायर और बटे में r का स्क्वायर इंटू r इंटू टी, r के स्क्वायर से कट जाएगा तो बना v स्क्वायर अपान r इंटू में t, एक फार्मूला ये बन गया। तो क्या बना लिखेंगे आता W बराबर एक वी आई टी बराबर एक निकला आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी और एक निकला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।